अस्सलाम वालेकुम मेरे वकीलों, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आप सबको पता है, हमने पीपीसी की एक सीरीज शुरू की थी जिसमें हमने तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर अप करने हैं। आज हमारे पास उसका 5वां लेक्चर है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर दफा पेपर में जरूर पूछा जाता है। वो है जनरल डिफेंसेस का, या फिर इसे हम कह सकते हैं सेल्फ डिफेंसेस। आज हमारे पास क्या क्या इस वीडियो में होगा उसकी आउटलाइन आपके सामने है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे इंट्रोडक्शन क्या होता है, मीनिंग, डेफिनेशन। उसके बाद हम सेल्फ डिफेंसिस या जनरल डिफेंसेस देखेंगे। मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, एक्सीडेंट, नेसेसिटी, इन्फेंसी एंड मिनोरिटी। उसके बाद इंसैनिटी, उसके बाद इंटॉक्सिकेशन, कॉन्सेंट एंड लास्ट पे कंपल्शन। इसकी तरतीब वीडियो में थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, लेकिन सारे टॉपिक्स हमने आज ही इसी वीडियो में कवर करने और बहुत जल्दी करने, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो सकती है, लेकिन हमने इसे शॉर्ट रखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन की बात करें तो हमारे पास जो डिफेंस का वर्ड आता है ये बेसिकली डिफेंस से निकला है, जो कि है प्रोटेक्ट करना। जैसे कि हमारे पास डिफेंस लॉयर्स होते हैं, वो उनका काम क्या होता है कि अपने क्लाइंट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करना, उनको डिफेंड करना, कोर्ट में उनको बचाना। यहाँ पर भी यही लिखा गया है, दैट कैन एक्विट अ पर्सन फ्रॉम क्रिमिनल लायबिलिटी। एक पर्सन पर जो क्रिमिनल चार्ज हुआ है उसको एक्विट करना, उसको गलत साबित करना, उसको जो क्रिमिनल है उसको फ्री करना वहां से, इसे ही हम कहते हैं जनरल डिफेंसेस। और जनरल डिफेंसेस का सहारा लेके उसको बाइज्जत बरी करवाना। ये वाले डिफेंसेस जो हैं, ये अगर कोई क्राइम हो भी जाता है तो उसमें ये अहम रोल अदा करते हैं कि उस पर्सन को जो उसने क्राइम कमिट किया है उससे उसे बचाया जा सके। ये असल में दो तरह के होते हैं, एक जस्टिफेबल होते हैं और दूसरे एक्सक्यूजेबल होते हैं। जो जस्टिफेबल होते हैं ये खुद एक क्राइम ही होता है, एक तरह का क्राइम ही होता है, लेकिन ये जिन सर्कमस्टांसेस या कंडीशंस में फॉल करता है वहां पर इसकी अहमियत एज अ क्राइम नहीं रहती। तो इस वजह से ये भी कुछ डिफेंसेस हैं। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस। एक्सक्यूजेबल डिफेंसेस एक्चुअल में ये क्राइम होते हैं और जो कमिट करता है वो भी एज अ क्रिमिनल ही कमिट करता है, लेकिन उसको पनिशमेंट नहीं मिल सकती। उसकी वजह यहाँ पर दी गई है, जैसे कि मिस्टेक इन फैक्ट हो सकता है, इन्फेंसी हो सकती है, या इंसैनिटी हो सकती है, वो शख्स पागल वगैरह हो सकता है, या इन्फेंसी वो बहुत माइनर हो सकता है, छोटा बच्चा हो सकता है, या इंटॉक्सिकेशन हो सकती है, यानी कि उसे शराब वगैरह पिला के कुछ करवाया जा सकता है। यहाँ पर वॉलंटरी और इनवॉलंटरी आएगी, वो आगे हम डिटेल में देखेंगे। इंटॉक्सिकेशन कौन सी जो है वो एक जनरल डिफेंस बन सकती है। ये था हमारे पास इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इसके मीनिंग की। इसके मीनिंग की बात करें तो जो डिफेंस का वर्ड है ये ड्राइव हुआ है डिफेंसो से, जो कि ड्राइव हुआ है डिफेंड्री, जिसका मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, टू डिफेंड, या प्रोटेक्ट करना या डिफेंड करना। उसके बाद हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। डेफिनेशन जो है वो लॉ लेक्सिकन ने दी हुई है। लॉ लेक्सिकन क्या कहते हैं, जो हमने जस्टिफिएबल और एक्सक्यूजेबल देखा था, वो कह रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं है बल्कि एन एक्सपोजिंग और डिनायल ऑफ द ट्रूथ है। मतलब कि जो हकीकत है उसको डिनाई करना, इसको हम कहते हैं डिफेंस। पूरी डेफिनेशन आप एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। उसके बाद हम चलते हैं हमारे जनरल डिफेंसेस की तरफ, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास आता है डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि सेक्शन 76 से 79 तक डील करता है। सबसे पहले हमारे पास आता है स्टैट्यूटरी प्रोविजन। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या होती है, ये गवर्नमेंट के बनाए हुए रूल्स होते हैं जो कि बाइंडिंग होते हैं, लोगों पर हर हाल में ये इंप्लीमेंट होने ही होने हैं। इसमें वो यही कह रहा है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो इस सेक्शन में दिया गया है, 76 से 79 तक दिया गया है। सबसे पहले हमारे पास एक्टिंग इन गुड फेथ, मतलब कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट तभी तसव्वुर होगा या उसको एक्सेप्शन मिल जाएगी जब वो कोई भी एक्ट जो कर रहा है वो गुड फेथ में हो, किसी के अच्छे भले के लिए वो एक्ट किया गया हो। उसके बाद हमारे पास आता है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ मेंस रिया। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में मेंस रिया नहीं होना चाहिए, मतलब बैड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। एक जो क्राइम होता है उसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक मेंस रिया, एक एक्टस रिया। एक्टस रिया होता है कि कोई एक्ट कमिट हुआ है, और मेंस रिया होता है कि वो उसमें इंटेंशन भी थी उस एक्ट को करने के लिए। लेकिन यहाँ पे मेंस रिया नहीं होना चाहिए। अगर कोई क्राइम कमिट हुआ है तो उस पर्सन की इंटेंशन नहीं होनी चाहिए उस क्राइम को करने की, क्योंकि उसे मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, उसे फैक्ट का पता ही नहीं था। उसके बाद चौथे नंबर पे वो कहता है इररेलेवेंसी ऑफ मिस्टेक, मतलब मिस्टेक कब इररेलेवेंट हो जाएगी, जब उस पर्सन को मुकम्मल नॉलेज होगा, सारे कॉन्सिक्वेंसेस का उसको पता होगा, तो ये जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बहाना है ये इररेलेवेंट हो जाएगा। और 5वें नंबर पे हमारे पास आता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट वर्सेस मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ कभी भी नहीं हो सकता। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि
मुझे इस कानून का पता ही नहीं था। मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो सकता है कि मुझे इस हकीकत का नहीं पता था। तो यहीं पर वो ये ही कह रहा है कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट जो है वो लायबल है, लेकिन मिस्टेक ऑफ लॉ जो है वो कभी भी एक्सेप्टेबल नहीं हो सकती। और छठे नंबर पे हमारे पास हेडिंग आती है होनेस्ट एंड रीजनेबल मिस्टेक। जो कोई भी गलती हुई है वो एक रीजनेबल होनी चाहिए मिस्टेक और एक होनेस्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि उसमें मेंस रिया, जब मेंस रिया ही नहीं होगा तो ये वाला जो पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास एडिशनल कंसीडरेशन आ जाती है। एडिशनल कंसीडरेशन में क्या है कि केयरलेसनेस आ जाती है, कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट में केयरलेसनेस कभी भी नहीं होनी चाहिए। फर्ज करें कि कोई ऑपरेट हो रहा है और उसमें जो डॉक्टर है वो अनक्वालिफाइड है, उसने वो वाली पढ़ाई की ही नहीं, तो ये एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं है बल्कि केयरलेसनेस है, जिसकी पनिशमेंट उसे जरूर मिलेगी। ये कोई डिफेंस नहीं हो सकता। उसके बाद हमारे पास दूसरा डिफेंस आता है जो कि डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट सेक्शन 80 इसके साथ डील करता है। एक्सीडेंट में होता क्या है, एक तो इंटेंशन नहीं होती और ऊपर से कॉन्सिक्वेंसेस का पता भी नहीं होता कि हमारे साथ क्या क्या हो सकता है। इसकी रीडिंग एक दफा कर लेते हैं। स्टेट्स दैट नथिंग इज कंसीडर्ड एन ऑफेंस इफ इट इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज। क्रिमिनल इंटेंशन इसमें मौजूद नहीं होनी चाहिए और नॉलेज मतलब कि उस हादसे का कोई नॉलेज नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कुछ भी पता ना हो, तो फिर ही वो एक्सीडेंट तस्वर होगा। इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग अ लॉफुल एक्ट, मतलब कोई लॉफुल एक्ट वहां पर परफॉर्म हो, ये ना हो कोई इलीगल एक्ट हो और उसे हम कहें कि ये एक एक्सीडेंट है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इन अ लॉफुल मैनर, और लॉफुल मैनर मतलब प्रॉपर वो एक लॉफुल हो और लॉफुल तरीके से ही वो कंडक्ट हो रहा, एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन, और मुकम्मल केयर की जा रही हो उस एक्ट को करने में। जैसे कि अगर कहीं पे बोर्ड लगा हुआ है कि आपकी बाइक या कार की जो स्पीड है वो 120 होनी चाहिए, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तो ये एक लॉफुल प्रोसीजर है। जो इसको फॉलो करेगा और फिर उसका एक्सीडेंट होगा तो एक्सीडेंट तस्वुर होगा। अगर वो 160 पे ले जाता है, 150 पे ले जाता है और उसके बाद अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो ये इलीगल तस्वुर होगा, क्योंकि वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे ये लिमिटेड था कि कितनी स्पीड रखनी है। तो ये वाली बात वो यहाँ पर कर रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, मतलब कि जो मेंस रिया है यानी क्रिमिनल इंटेंशन है वो यहाँ पर कभी भी जाहिर नहीं होनी चाहिए। अगर क्रिमिनल इंटेंशन आ गई तो वो एक्सीडेंट कभी भी नहीं बनेगा। उसके बाद वो हमें एक्सीडेंट की डेफिनेशन बताता है, ये भी आप एक दफा ऊपर से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। और नेचर ऑफ इंजरी, इंजरी किस तरह की होगी ये भी बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है लॉफुल एक्ट। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि एक तो वो लॉफुल एक्ट हो और दूसरा लॉफुल मैनर से वो परफॉर्म हो रहा हो, तो ही वो एक्सीडेंट तस्वुर होगा। तो यहीं पर वो यही कह रहा है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब जो टेस्ट है उस ये कैसे होगा, ये होता क्या है, ये हमें बताता है कि किस तरह से जो एक्सीडेंट है क्या वो एक्चुअल में ऐसा हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर ऊपर एग्जांपल दी थी उसने एक हैचेट की, मतलब कि कोई कुल्हाड़ा वगैरह और कोई उसे लकड़ी काट रहा है तो उसका जो हेड है वो उड़ के किसी को लगता है और वो बंदा मर जाता है। तो अब जो उसकी रेंज है वो कहाँ तक हो सकती है, या तो वो 5 फीट तक गिर सकता है या फिर 10 फीट तक गिर सकता है। अगर कोई पर्सन अपने घर की छत के नीचे बैठा हुआ है और वो उस कुल्हाड़े से मर जाता है तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट में बता देगा कि ये एक्सीडेंट नहीं हुआ, ये एक सोची समझी साजिश थी। उसके बाद हमारे पास आता है डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। नेसेसिटी का मतलब क्या होता है, जरूरत, मतलब कि एक बड़े ऑफेंस से बचने के लिए एक छोटा ऑफेंस कमिट करना, इसे हम कहते हैं डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। सेक्शन 81 इसके साथ डील करता है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन हमारे पास आती है, स्टेट्स दैट एन एक्ट लाइकली टू cause harm if done without criminal intention and in good faith to prevent other harm to person or property। मतलब कि किसी जान को या प्रॉपर्टी को अगर किसी तरह का खतरा है, किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए एक छोटा नुकसान किसी का कर देना, तो ये हमारे पास डिफेंस ऑफ नेसेसिटी में आ जाता है। यहाँ पर आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि कुछ डकैत जो है वो बैंक में चले जाते हैं रॉबरी की नीयत के साथ, तो वहां पर जाके वो अब क्या कहते हैं, मैनेजर को कहते हैं कि मुझे लॉकर की चाबियां दो। तो अगर वो चाबियां दे देता है तो वो एक बड़े हार्म से बचने के लिए एक छोटा नुकसान करवा देता है। मतलब कि अगर वो ना देता तो उसकी जान भी जा सकती थी, उसको गोली मार सकते थे। तो वो उससे बचने के लिए बैंक की चाबियां दे देता है और इसके बदले में क्या होता है कि 20 या 30 लाख रुपए चोरी हो जाते हैं। तो ये डिफेंस ऑफ नेसेसिटी था कि उसने अपनी मर्जी से नहीं दिया, लेकिन क्योंकि उसे जरूरत थी उसने दे दी अपनी जान बचाने के लिए। तो ये डिफेंस ऑफ नेसेसिटी है। उसके बाद हमारे पास इसकी कंडीशंस और डिफेंसेस आते हैं, जिसमें वो 3 पॉइंट, ग्रेटर गुड, उसमें यही कह रहा है कि जो काम हो वो गुड के लिए हो, मतलब छोटा बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान किया जाए। एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंशन, यहाँ पर क्रिमिनल इंटेंशन इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, मतलब जिसने चाबियां दी वो ये सोच के दे
कि वाकई चोरी हो जानी चाहिए, ऐसी कोई इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। उसके पास जस्टिफिकेशन, ये जो डिफेंस है ये जस्टिफाई होना चाहिए। जस्टिफिकेशन इसकी यही है कि यहाँ पर ये साबित होना चाहिए कि एक बड़े नुकसान से बचने के लिए एक छोटा नुकसान किया गया है। उसके बाद हमारे पास इसका आता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, ये सिर्फ लेंथ को बढ़ाने के लिए। उसके बाद हम दूसरे डिफेंसेस की तरफ चलते हैं। डिफेंस ऑफ कंपल्शन। कंपल्शन क्या होती है? कंपल्शन वर्ड निकला है कंपेल से, मतलब कि किसी को फोर्स करना, किसी को किसी तरह की अगर थ्रेट लगाई जाए कि तुम ये फलां वाला एक्ट कर दो, और अगर वो कर देता है तो ये भी एक डिफेंस है। लेकिन यहाँ पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन में उन्होंने पहले ही बता दिया है कि अगर किसी को धमकी लगाई गई है तो वो ये वाले एक्ट नहीं कर सकता। एक तो वो किसी का मर्डर नहीं कर सकता, और वो कोई ऐसे ऑफेंस भी नहीं कर सकता जो कि स्टेट के खिलाफ हो और जिनकी पनिशमेंट जो है वो डेथ हो। मतलब कि कोई थ्रेट करके कोई ये नहीं कह सकता कि तुम मुल्क के खिलाफ बगावत करो। अगर वो करता है तो फिर ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा और उसी पर्सन पे चार्ज होगा जिसने ये वाला एक्ट किया है। उसके बाद हमारे पास इसकी कंडीशंस एंड डिफेंसेस आ जाते हैं। कंडीशन एंड डिफेंस देखें तो नंबर 1 फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, फौरी तौर पर जान जाने का खतरा यहाँ पर होना चाहिए। एक्सक्लूजन ऑफ मर्डर, मतलब कि सिर्फ यहाँ पर किसी की जान नहीं ली जा सकती। अगर कोई ये कहता है कि फलां बंदे की तुम जान ले लो, अगर वो ले लेता है तो फिर जैसे मैंने आपको पहले बताया उस पर ही क्रिमिनल चार्ज इंपोज होगा। इसका जो स्कोप है वो बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, जैसे कि ये सिर्फ क्रिमिनल चार्जेस में ही इंपोज हो सकता है। उसके बाद हमारे पास आता है रीजनेबल फियर। वहां पर रीजनेबल फियर भी होना चाहिए, खौफ की फजा होनी चाहिए। मतलब ये उसने या तो गन सामने रखी हो या फिर उसने कुछ ऐसा एक्ट किया हो जिससे इंस्टेंट फियर फैल जाए कि मेरी जान जा सकती है, और फिर वो ऐसा एक्ट करे, तो उसे हम कहते हैं डिफेंस ऑफ कंपल्शन में आता है, और ये एक डिफेंस है। उसके बाद हमारे पास अगला डिफेंस आता है डिफेंस ऑफ इन्फेंसी और मिनोरिटी। मतलब कि कोई छोटी उम्र का बच्चा जो है, यहाँ पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन में 82 में बताया गया है कि जो बच्चे की एज है वो 7 साल या 7 साल से कम होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे 83 में बताया गया है कि अगर वो 12 साल का भी होता है तो भी उसे माइनर कंसीडर किया जा सकता है, अगर उसे हालात का पता ना हो, सर्कमस्टांसिस का पता ना हो कि ये एक्ट किस तरह से डेंजरस है या किस तरह के इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है इनकैपेसिटी ऑफ चिल्ड्रन अंडर 7। उसमें वो यही कह रहा है कि जो 7 साल से छोटा बच्चा होता है उसको तो हालात का पता ही नहीं होता, उसे पता ही नहीं होता कि ये जो मैं क्रिमिनल एक्ट करने जा रहा हूँ ये किस कदर डेंजरस है और इसकी क्या क्या पनिशमेंट्स हो सकती है। चौथे नंबर पे वो ये कहता है यूज ऑफ चिल्ड्रन एज इनोसेंट एजेंट। जो चिल्ड्रन होते हैं, बच्चे होते हैं, वो एक इनोसेंट एजेंट होते हैं। जो उनसे कोई काम करवाता है ऐसा ये पनिशमेंट उसको मिलेगी, बल्कि बच्चे को कभी भी नहीं मिलेगी। उसके बाद हमारे पास आता है रेशनल। रेशनल में वो दो चीजें बताता है, मैच्योरिटी टू अंडरस्टैंड। इसमें वो कहता है कि इतनी मैच्योरिटी होनी चाहिए कि अंडरस्टैंड कर सके कि ये सर्कमस्टांसेस कौन से हैं और क्या क्या इनसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे एज ब्रैकेट। एक एज ब्रैकेट जो कि 7 से 12 साल का बच्चा है वो तभी क्रिमिनल कंसीडर होगा अगर उसमें सफिशिएंट मैच्योरिटी हो और उसे पता हो रॉन्ग क्या है और राइट क्या है। और लास्ट में वो ये कहता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो भी उस बच्चे पर ही आएगा कि उसे साबित करना होगा कि उसमें मैच्योरिटी थी या नहीं थी। अब वो कैसे साबित करेगा? वो अपने लॉयर के जरिए से साबित करेगा। जब उसका केस कोर्ट में जाएगा तो जज उसे एनालाइज करेगा कि ये वाकई बच्चा है या ये इसको समझ बूझ है, राइट और रॉन्ग का इसको पता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। सेक्शन 84 के साथ डील करता है। स्टैट्यूटरी प्रोविजन में वो क्या कहता है कि कोई ऐसा शख्स जो कि अनसाउंड माइंड पर्सन है, मतलब उसे समझ बूझ नहीं है, वो पागल है, तो उसे कोई क्रिमिनल पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। इंसैनिटी एज अ कंप्लीट डिफेंस। इंसैनिटी जो है वो एक कंप्लीट डिफेंस है। एक पर्सन जिसे पता ही नहीं है कि मैं कौन सा एक्ट कर रहा हूँ उसे पनिशमेंट कैसे दी जाएगी, तो ये भी आ गया। उसके बाद हमारे पास एसेंशियल एलिमेंट्स आते हैं जो कि 3 है। मोस्ट इंपोर्टेंट, द इंसैनिटी मस्ट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्ट। जब वो कोई एक्ट कर रहा है जो कि क्रिमिनल एक्ट है तब उसकी इंसैनिटी होनी चाहिए, मतलब कि वो पागल हो। दूसरे नंबर पे यूज मस्ट हैव अ डिफेक्ट ऑफ रीजन काज्ड बाय अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। मतलब कि उसका अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, जो उसका दिमागी कुछ तवाजन ठीक नहीं है, जो भी चोट वगैरह लगी है या कोई हादसा हुआ है, जो भी हुआ है उसका उस चीज पर मुकम्मल इफेक्ट है कि उसको उस काज का पता ही नहीं था। तीसरे नंबर पे द एक्यूज मस्ट नॉट हैव टेकन द नेचर ऑफ द एक्ट ड्यू टू इंसैनिटी। मतलब कि इंसैनिटी की वजह से उसको नेचर का पता ही ना हो कि मैं किस कदर डेंजरस या किस कदर हल्का फुल्का कोई भी एक्ट करता है, तो उसको उसका पता नहीं होना चाहिए कि मैं किस तरह का एक्ट परफॉर्म कर रहा हूँ। उसके बाद हमारे पास डिफरेंशिएट आता है मेडिकल एंड लीगल इंसैनिटी।
एक जो मेडिकल इंसेन पर्सन है वो लीगल इंसेन कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन जो लीगल इंसेन है वो मेडिकल इंसेन हमेशा हो सकता है। ये डिफरेंस आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद टू फोल्ड टेस्ट आता है इंसैनिटी का। टू फोल्ड टेस्ट में एनालाइज किया जाएगा कि एक पर्सन की जो इंसैनिटी है वो वाकई काम करती है या नहीं करती। उसके बाद इंसैनिटी काज्ड बाय ड्रंकनेस, जो ड्रंकनेस की वजह से इंसैनिटी आ जाती है, मतलब कि किसी को जबरदस्ती शराब पिला दी। ये वॉलंटरी भी हो सकती है, इनवॉलंटरी भी हो सकती है। किस तरह का कोई डिफेंस होगा, किस तरह की पनिशमेंट होगी, ये आगे आगे वाला जो डिफेंस आ रहा है इंटॉक्सिकेशन का, उसमें हम डिटेल में देखेंगे। तो इस तरह से भी ये इंसैनिटी हो सकती है और ये भी एक कंप्लीट डिफेंस है। और हमारे पास आता है डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन। अब यहाँ पर हम देखते हैं इंटॉक्सिकेशन में वॉलंटरी क्या होता है और इनवॉलंटरी क्या होता है। सेक्शन 85 जो डील करता है वो इनवॉलंटरी से होता है, मतलब किसी को जबरदस्ती किसी तरह का नशा दे देना जिससे वो इनसेन हो जाए, उसे समझ बूझ ना रहे। तो वहां पर अगर वो कोई क्राइम कमिट करता है तो उसकी पनिशमेंट उसे नहीं मिलेगी, बल्कि जिसने नशा दिया है उसको मिलेगी। और सेक्शन 86 में वो ये कह रहा है कि जो अपनी मर्जी से कुछ करना, यानी कि अपनी मर्जी से एक शराब की बोतल पी लेना और जाके किसी को भी गोली मार देना और बाद में कहना मैं तो इंटॉक्सिकेटेड था, मतलब मुझे तो नशा दिया गया था, तो ये वाला जो है ये सेल्फ डिफेंस कभी भी नहीं हो सकता। इसमें आपको सारे सर्कमस्टांसेस का पता था, तमाम फैक्ट्स का पता था, तमाम नॉलेज था, तो ये कभी भी सेल्फ डिफेंस नहीं बन सकता। वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन नॉट एक्सक्यूज, यहाँ पर वो यही बात कर रहा है कि ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन एज डिफेंस, जो इनवॉलंटरी है वो तो मुकम्मल डिफेंस है और उसी को पनिशमेंट मिलेगी जो कि ऐसा एक्ट करता है। उसके बाद हमारे पास आता है डिटरमाइनिंग वॉलंटरी और इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन। इन दोनों में फर्क कैसे पता चलेगा? वो ये कह रहा है कि स्पेसिफिक जो सर्कमस्टांसेस होंगे किसी भी केस के, उससे पता चलेगा कि कौन सा वॉलंटरी था और कौन सा इनवॉलंटरी था। रोल ऑफ नॉलेज एंड इंटेंशन, इसमें हमारे पास ये वाला पॉइंट आता है कि जैसे सेक्शन 86 में कहा गया था कि उसने अपनी मर्जी से शराब पी और फिर जाके ऑफेंस किया, तो उसमें कोर्ट यही तसव्वुर करेगा कि उसको नॉलेज मुकम्मल था और उसकी इंटेंशन भी थी और उसको पनिशमेंट भी फिर वैसी ही मिलेगी जैसे वो किसी नॉर्मल रूटीन में ऑफेंस करता है। और लास्ट में हमारे पास डिफेंस आता है डिफेंस ऑफ कंसेंट का, जिसमें सेक्शन 87 टू 89 डील करता है। कंसेंट का सबसे पहले मीनिंग देख लेते हैं। कंसेंट होती क्या है? कंसेंट क्या होती है? अपनी मर्जी होती है। अपनी कंसेंट के साथ हम कुछ भी करें तो वो हम पे लायबल होता है कि हमने अपनी मर्जी से कुछ भी किया है। कंसेंट बेसिकली मर्जी होती है, एक पर्सन की विल होती है। तो उसके बाद ग्रीवियस हर्ट काज इन स्पोर्ट्स, सेक्शन 87 कहता है कि जो ग्रीवियस हर्ट्स होते हैं, सीरियस किस्म के जख्म पहुंचते हैं स्पोर्ट्स में, जैसे कि एमएमए की फाइट ले ले या कोई भी फुटबॉल मैच ले ले, उसमें टांगे टूट जाती हैं, या फिर एमएमए के मैच में कोई भी पर्सन मर भी सकता है, तो ये जो ग्रीवियस हर्ट या डेथ है ये कंसेंट के साथ होती है, इस वजह से ये एक सेल्फ डिफेंस है। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास आता है जिसमें अनइंटेंशनल ग्रीवियस हर्ट है। अनइंटेंशनल ग्रीवियस हर्ट मतलब उसमें उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी हर्ट करने की, लेकिन वो हो गया है। जैसे कि नंबर 1 एक्ट डन इन गुड फेथ, सेक्शन 88 इसके साथ डील करता है। एक्ट डन इन गुड फेथ में क्या है कि फर्ज करें कि एक पेशेंट है और वो बहुत ज्यादा बीमार है, तो यहाँ पर जो डॉक्टर है वो क्या करता है, उसको एक इंजेक्शन लगा देता है ताकि वो सही हो जाए, लेकिन होता क्या है, वो बंदा मर जाता है। लेकिन ये जो एक्ट डॉक्टर ने किया वो इन गुड फेथ किया, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेज में बंदा मर गया। तो यहाँ पर ये एक सेल्फ डिफेंस है कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस नहीं थी, बल्कि उसने तो अच्छा करने की कोशिश की लेकिन वो बुरा हो गया। उसके बाद हमारे पास सेक्शन 89 आता है जिसमें कंसेंट बाय गार्डियन है। जो गार्डियन कंसेंट दे देता है अपने बच्चे के लिए, तो बच्चे के साथ अगर कोई भी ऑफेंस होता है या कोई ग्रीवियस हर्ट उसको पहुंचता है तो फिर यहाँ पर ये भी एक एक्सक्यूजेबल डिफेंस है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑफेंस ऑफ मिसकैरेज, सेक्शन 91 इसके साथ डील करता है। जैसे कि जो हमल जाया करवाने वाला प्रोसीजर है वो पाकिस्तान में वैसे तो इलीगल है, लेकिन अगर किसी की जान बच सकती है तो अगर किया जाता है तो ये एक लीगल है और इसका सेल्फ डिफेंस यही है या जनरल डिफेंस यही है कि उसमें उस पर्सन की जान बचानी थी। उसके बाद एग्जेम्पशन ऑफ एक्ट काजिंग फिजिकल हार्म, इसमें क्या कह रहे हैं कि जब किसी की कंसेंट नहीं भी होती तब भी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें ये एज अ सेल्फ डिफेंस यूज हो सकता है। फर्ज करें
कोई पेशेंट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है और उसे फौरन डॉक्टर के पास लाया जाता है, तो डॉक्टर ये महसूस करता है कि इसका ऑपरेट करना चाहिए, लेकिन कंसेंट देने के लिए वो पर्सन तो होश में नहीं है, लेकिन अगर उसका पूरे टाइम पर ऑपरेट नहीं होता तो उसकी डेथ वाकया हो सकती है। तो अब डॉक्टर क्या करेगा, उसको खुद ही उसका ऑपरेट कर देगा, क्योंकि उसने गुड फेथ में किया और उसकी मर्जी के बगैर किया। इससे अगर वो पेशेंट मर भी जाता है तो डॉक्टर पर कोई भी एलिगेशन नहीं लग सकता। ये है डिफेंस ऑफ कंसेंट। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, ये इस वीडियो की समझ आ गई तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को फॉलो करना ना भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दिया है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्यूरी हो, आपकी मेरे से पूछ सकते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकल लाइफ से हो या थ्योरेटिकल लाइफ से। जज़ाकल्लाह।